विद्यार्थियों, अध्याय 1 में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और इसके 4 भाग हमारे अभी तक पूरे हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने चारों भाग देख लिए होंगे। आज हम इसका अंतिम भाग 5 पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला अध्याय इन 5 भागों में समाहित है और वो पूरा हो जाएगा। यदि आप लगभग 20-20 मिनट के हमारे ये चारों पार्ट्स हैं, अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित लगभग समस्त बातों को समझ जाएंगे और जितना भी एनसीईआरटी पुस्तक के अंदर दिया गया है बिल्कुल बिंदुवार पॉइंट टू पॉइंट आपको इनमें एक्सप्लेन किया गया है। पावर पॉइंट के माध्यम से किया गया है, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से किया गया है और जहां डेरिवेशन निकालने की आवश्यकता है वहां पर पूरा उसको डिराइव करके और जैसा क्लास के अंदर समझाया जाता है वैसा आपको इसमें बताया गया है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए कूलॉम के नियम की सहायता से हमने पूर्व में एक बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये निकाल लिया है। द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति, ये दोनों भी व्यंजक हमने देख लिए हैं। परंतु समस्या कहाँ आती है, जहां आवेशों का वितरण होता है। तो आवेशों के वितरण के द्वारा यदि हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना है तो कूलॉम के नियम की कुछ सीमाएं हैं। तो उन सीमाओं के कारण से हम अपना व्यंजक ठीक तरह से नहीं निकाल पाते हैं। गॉस ने एक नियम दिया और इसकी सहायता से विभिन्न आवेशों के वितरण के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को ज्ञात करने के व्यंजक व्युत्पन्न किए जा सकते हैं और आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो गॉस का नियम एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है और इसका जो प्रमुख अनुप्रयोग है या उपयोग है वो ये है कि इसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं विभिन्न आवेशों के वितरण के कारण से। तो आइए शुरू करते हैं। गॉस का नियम, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। समझे, किसी बंद पृष्ठ अर्थात गॉस का नियम जब भी लगेगा तो एक बंद पृष्ठ उसके साथ संबंधित होगा और इस पृष्ठ को गॉसियन सरफेस या गॉस का पृष्ठ भी कहते हैं। अब उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होना चाहिए। यदि आवेश पृष्ठ के बाहर है तो गॉस के नियम की सहायता से हम उसमें काम नहीं कर पाएंगे, अर्थात जो भी आवेश है वो उस पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो कहते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। यानी कि यदि फ्लक्स को फाई ई से प्रकट कर रहे हैं और पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का मान स्मॉल क्यू है तो फाई ई का मान Q/ε0 गुना होगा। ये गॉस के नियम का गणितीय रूप है। आप चित्र में देखिएगा कि ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये डॉटेड लाइन बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश Q उपस्थित है, ये वाला। माना कि एक धनावेश है, हम कल्पना कर लेते हैं कि +Q आवेश हमने इसमें रखा हुआ है। अब इस बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम उस फ्लक्स के मान की गणना करते हैं। तो जैसा कि हमने चित्र के अंदर बात को समझा है, माना कि Q एक बिंदु आवेश है जो एक बंद पृष्ठ के अंदर रखा गया है। बंद पृष्ठ पर आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। अब हम अपनी बात को निकालने के लिए माने कि यहाँ पर एक बिंदु P है ये, और आवेश से इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है। तो माना कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। अब देखिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसको मिलाने वाली रेखा से बाहर की ओर। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट कर रहा है E। तथा सूक्ष्म क्षेत्र सदिश ds के मध्य P के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds की कल्पना करते हैं। हम एक काम करते हैं कि हमें चूंकि फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स किसी न किसी क्षेत्रफल से संबंधित होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया ds और किसी भी क्षेत्रफल पर बनाया गया लंब उस क्षेत्र के सदिश को व्यक्त करता है। तो ds जो है ये क्षेत्र सदिश को व्यक्त कर रहा है। तो हमने इसके चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds की कल्पना की। E तथा ds के मध्य का कोण थीटा है, मतलब कि ये वाला कोण जो है वो कितना है, थीटा है। तो ds क्षेत्रफल ds से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स d फाई है। तो d फाई का मान क्या हो जाएगा,
हम यहाँ पर डी फाई का मान लिख लेते हैं। अगर फ्लक्स की परिभाषा देखें तो वो होगा ई डी एस कॉस थीटा। ये हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में सीखा था कि किसी भी क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान इतना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के मध्य बनने वाले कोण का कॉस। तो ये डी फाई को व्यक्त करेगा। अब आइए कि Q आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि E से प्रकट कर रहे हैं तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R वर्ग। ये हम एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के व्यंजक से जानते हैं। अब हमें क्या करना है कि हम इस E के मान को यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में। ये समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। तो समीकरण 2 से E का मान 1 में रखने पर हमें क्या मिलता है, डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R वर्ग और ds cos थीटा। ये फ्लक्स का मान इस ds क्षेत्रफल से संबंधित हुआ। तो हमें संपूर्ण फ्लक्स निकालना है, तो इसका समाकलन कर देते हैं। तो संपूर्ण फ्लक्स के लिए समाकलन कर दिया जाए तो डी फाई बंद पृष्ठ के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाहर ले लेते हैं और समाकलन के अंदर आ जाएगा ds cos थीटा/R वर्ग। ये बंद पृष्ठ के लिए है। एक बार फिर से हम उस समीकरण को लिख लेते हैं। बंद पृष्ठ के लिए डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाहर और समाकलन ds cos थीटा/R वर्ग। ये वाला जो समाकलन आपको नजर आ रहा है ये घन कोण को प्रकट करता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर संपूर्ण फ्लक्स को फाई लिख दें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और बंद पृष्ठ के लिए डी ओमेगा। ये जो डी ओमेगा है ये घन कोण को प्रकट करता है। घन कोण यानी कि यहाँ पर जो ये शंकु कोण बन रहा है इसको घन कोण कहते हैं। और इस घन कोण का जो बंद पृष्ठ के लिए समाकलन होता है इसका मान होता है 4 पाई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और जब आप इस समाकलन को हल करोगे तो आपको मान प्राप्त होगा 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई का मान कितना आ गया, Q/एप्सिलॉन 0 और ये हमारा गॉस का नियम है। अब हम बात कर लेते हैं एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। देखिए, माना कि x y एक अनंत लंबाई का रेखीय चालक है। ये x और y एक अनंत लंबाई का चालक है, ऊपर और नीचे इसकी लंबाई और ज्यादा है, जिसे आवेशित किया गया है। अब इसको हमने आवेश दिया है। चालक की लंबाई L पर आवेश का मान Q है। अब माने कि ये लंबाई ले ली हमने, इस लंबाई को L से प्रकट कर दें, स्मॉल l से, तो इस L लंबाई के ऊपर आवेश का मान कितना है, स्मॉल q है। चालक से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस चालक तार से R दूरी पर, ये R दूरी है और इस दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चालक तार के चारों ओर L लंबाई तथा R त्रिज्या के बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि एक बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण करते हैं, क्योंकि गॉस के नियम में आपने पढ़ा है कि ये शर्त है कि आवेश जो है वो किसी बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो हम एक बेलनाकार पृष्ठ बनाते हैं यहाँ पर, और उस बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई कितनी है, L है, और उसकी त्रिज्या कितनी है, R है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा बिंदु उस पृष्ठ के ऊपर आ जाएगा और L लंबाई पर जो Q आवेश है वो उस पृष्ठ के अंदर आ जाएगा। चालक इस बेलन की अक्ष पर स्थित है। अब ये जो पृष्ठ है इसकी अक्ष पर हमने मान लिया है कि हमारा चालक तार स्थित है। तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से हम जानते हैं कि आवेश का जब वितरण होता है तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रकट करते हैं, और लैम्डा का मान क्या होता है, Q/L के बराबर होता है। यदि L लंबाई पर Q आवेश है तो Q/लैम्डा या Q/L लैम्डा से प्रकट होगा, उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
अब देखिए अपनी बात शुरू करते हैं कि बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब ये जो बंद पृष्ठ है इससे कुल निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स है फाई। और फाई किस किस के बराबर होगा, तो देखिए एक तो बेलन का ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है टॉप, और दूसरा हिस्सा है ये बॉटम। दो पृष्ठ तो ये हो गए, एक तो टॉप का पृष्ठ हो गया और दूसरा बॉटम का पृष्ठ हो गया। और तीसरा जो पृष्ठ है वो इसका वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड सरफेस है। इसका वक्रीय पृष्ठ जो है वो तीसरा पृष्ठ हुआ। तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि कुल फ्लक्स जो निकलेगा वो तीन पृष्ठों से निकलेगा। एक तो ऊपर वाले पृष्ठ से निकल जाएगा, एक दूसरा नीचे वाले पृष्ठ से निकलेगा, और तीसरा जो है वो इसके वक्रीय पृष्ठ से निकलेगा। तो इसलिए हमने फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 कहा है। फाई 1 हम मान लेते हैं कि प्रथम पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स है, फाई 2 जो है ये नीचे वाले पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स है, और फाई 3 जो है ये वक्रीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है। अब हम पृथक पृथक बात कर लेते हैं पहले कि फाई 1 क्या होगा। फाई 1 बराबर होगा, अब आप चित्र देखें यहाँ पर, तो हमने कल्पना की है कि यहाँ पर एक बिंदु है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डैश है, और यहाँ इस ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। तो क्षेत्र सदिश की दिशा ये होगी। इन दोनों के बीच कितना कोण है, 90 डिग्री का। तो फाई 1 बराबर हम लिख पाएंगे कि फाई 1 बराबर ई डैश ए cos 90 फ्लक्स की परिभाषा से, और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये मान हो गया 0। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि फाई 1 का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री है। अब फाई 2 की बात कर लेते हैं, तो फाई 2 भी लगभग कुछ वैसा ही हो जाएगा। माना कि वहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ई डैश से प्रकट कर रहे हैं, क्षेत्रफल ए है, और cos 90, तो ये भी 0 हो गया। तो फाई 1 और फाई 2 तो हो गए 0। अब बचा क्या है, फाई 3। अब फाई 3 वक्र पृष्ठ है इस तार के चारों ओर, तो इससे चलने वाली बल रेखाएं जो है वो इस पृष्ठ से इस प्रकार से बाहर की ओर निकलेंगी, चारों तरफ से निकलेंगी। अगर हम त्रिविमीय चित्र में देखें तो बाहर की ओर भी आएगी, पृष्ठ के अंदर की ओर भी जाएंगी, और साइड से भी हमें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये चुंबकीय विद्युत फ्लक्स जो होगा वो इस पूरे वक्रीय पृष्ठ से बाहर निकलेगा, अर्थात संपूर्ण फ्लक्स जो होगा वो वक्रीय पृष्ठ से बाहर आएगा। तो फाई 3 क्या कह सकते हैं हम, तो देखो फाई 3 को लिखा जा सकता है समाकलन ई ds cos 0। अब यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होगी, अर्थात cos का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो फाई 3 बराबर हो जाएगा समाकलन E और ds, cos 0 का मान 1 हो गया। पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु जो है वो अक्ष से समान दूरी पर है, इसलिए हम E को भी समाकलन से बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाई 3 बराबर E, और ds का समाकलन क्या हो जाएगा, 2 पाई r l। ये वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। तो फाई 3 बराबर हो जाएगा E डॉट या E इंटू 2 पाई r l। फाई 3 किसके बराबर है, फाई के बराबर है, तो फाई बराबर हो जाएगा E इंटू 2 पाई r l। और गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस के नियम से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, आवेश का मान Q है। तो इसको आप समीकरण 1 कह दो, इसको समीकरण 2 कह दो, और समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से E इंटू 2 पाई r l बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0, या E बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर एल, और Q अपॉन एल को आप लिख सकते हो लैम्डा। तो E का व्यंजक आ गया है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। ये किसी भी ऋजु रेखीय, सरल रेखीय या सीधा तार, इसको हम ऋजु रेखीय भी बोलते हैं, तो ऋजु रेखीय चालक, आवेशित चालक के कारण से r दूरी पर उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। रेखीय आवेश घनत्व पर निर्भर करता है और दूरी पर निर्भर करता है, इस प्रकार से। अब हम बात कर लेते हैं एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र पर। तो देखिए चित्र के अंदर ये एक चादर नजर आ रही है, माने कि ये आवेशित चादर है, इसके ऊपर आवेश है और इसका क्षेत्रफल अनंत है, अर्थात ये काफी बड़ी है।
सीधा सा कहने का मतलब अनंत से तात्पर्य यही होता है कि वो काफी बड़ी है आकार में। तो ये आवेशित चादर है। माना कि XY एक अनंत समतल आवेशित चालक है। इसको XY से प्रकट किया। चालक के पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds लेते हैं। अब माना कि बीच में हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया ds। माना कि ds क्षेत्रफल पर आवेश का मान q है। अब इस ds क्षेत्रफल के अंदर जो आवेश है, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये आवेश कितना है? q है। समतल चालक से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम माना कि इस बिंदु पर, ये हमारा P बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। समतल चालक दोनों ओर बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हम समतल चालक के दोनों ओर एक ऐसा बेलनाकार पृष्ठ बनाते हैं, इस पृष्ठ के अंदर हमारा Q आवेश आ जाए। क्योंकि गॉस का नियम लागू करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि आवेश पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया ds, और उस ds क्षेत्रफल के ऊपर आवेश का मान ज्ञात कर लिया, वो q है, और इससे संबंधित एक बेलन बना लिया। तो आप देखिएगा कि बेलन जो है वो क्षैतिज बेलन है, और इस बेलन के अंदर ये आवेश समाहित है। पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से हम जानते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको सिग्मा से प्रकट करते हैं। तो सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है ds, ये ds क्षेत्रफल पर यदि आवेश का मान q है तो सिग्मा बराबर लिख सकते हैं q अपॉन ds। अब बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स यदि फाई हो तो देखिए फाई क्या होगा। अब इस आवेश के कारण से यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो विद्युत बल रेखाएं एक तो इस सतह से बाहर आएंगी, ये अब एक नंबर डाल देते हैं, जो वृत्तीय पृष्ठ है इसका। दूसरा, ये वाला पृष्ठ इससे भी बाहर आएंगी, ये भी वृत्ताकार पृष्ठ है, इससे बाहर आएंगी। और तीसरा जो है वो इस वक्रीय पृष्ठ से बाहर आएंगी। तो इससे बाहर आने वाले फ्लक्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि पहले वाले पृष्ठ से माना कि φ1 फ्लक्स बाहर आता है, दूसरे वाले पृष्ठ से φ2 फ्लक्स बाहर आता है, और तीसरे पृष्ठ से φ3 फ्लक्स बाहर आता है। तो φ बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इन तीनों के योग के बराबर होगा। अब अपन एक एक पर बात कर लेते हैं कि φ1 क्या होगा। तो φ1 बराबर, अब यहाँ बात करें हम तो इस बिंदु पर ये भी इसके समतुल्य है, ये P है और इसको हम P डैश कह देते हैं। तो P डैश पर भी दोनों की दूरियां अगर समान है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E समान होंगी। तो P डैश से संबंधित फ्लक्स φ1 बराबर हो जाएगा E ds cos 0। cos 0 इसलिए क्योंकि E और ds इन दोनों की दिशाएं समान होगी। क्षेत्र सदिश भी इधर ही होगा, विद्युत क्षेत्र भी इधर ही होगा, तो कोण का मान 0 है। इस प्रकार से φ1 का मान आ जाएगा E ds। अब यदि हम φ2 की बात करें तो φ2 बराबर क्या हो जाएगा? φ2 बराबर हो जाएगा E ds cos 0, यानी कि φ2 का मान भी E ds के बराबर होगा। और φ3 की बात कर लें तो φ3 बराबर, आप देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा पृष्ठ लिया है ds डैश। तो ds डैश यहाँ पर क्षेत्र सदिश हो गया। माना कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डैश है, तो E डैश की दिशा ये वाली होगी, आवेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर, और क्षेत्र सदिश ये होगा। तो φ3 बराबर हमें लिखना होगा E डैश इंटू ds डैश इंटू cos 90। cos 90 इसलिए क्योंकि ये कोण का मान 90 डिग्री है। तो φ3 का मान क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। अर्थात कुल मिलाकर कुल फ्लक्स जो होगा वो कहां से बाहर निकलेगा? इन दोनों प्रथम और द्वितीय पृष्ठ से बाहर निकलेगा। तो अब आप लिख सकते हो कि φ बराबर क्या हो जाएगा? φ बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2, यानी कि φ बराबर आप लिख सकते हैं 2E ds। ये φ हो गया। एक काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, और अब हम बात करते हैं गॉस के नियम पर। गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है? φ बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। यदि आवेश q है इस बंद पृष्ठ के अंदर
गॉस की सतह के अंदर, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लो, क्योंकि कुल फ्लक्स ये है और गॉस का प्रमेय कहता है, गॉस का नियम कहता है कि कुल फ्लक्स ये है। तो दोनों की तुलना करने पर ट्वाइस E ds, 2 गुणित E गुणित ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ds, और Q अपॉन ds क्या है? सिग्मा है। तो अब आप लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये किसी आवेशित समतल चादर के कारण से उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र है। इसमें एक विशेष बात है जो सभी को याद रखना चाहिए कि E निर्भर करता है सिग्मा पर, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व पर, और 2 एप्सिलॉन 0 तो नियतांक है। इसका मतलब ये हुआ कि E दूरी पर निर्भर नहीं करता। आप देखिए कि हमने ये कहीं नहीं कहा कि इसकी लंबाई L है या इसकी त्रिज्या R है, ऐसा कुछ नहीं। बेलन बना लिया हमने और बेलन के डायमेंशन यानी कि लंबाई और त्रिज्या पर कोई बात नहीं की। उसका मूल कारण भी यही था कि एक समतल चादर के कारण से उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात यह एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इसका मान केवल पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करेगा। अब हम गॉस के नियम का एक और अनुप्रयोग देख लेते हैं, और वह है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण से विद्युत क्षेत्र। माना कि R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर आवेश का मान Q है। तो ये एक गोलीय कोश है जिसको आवेशित किया गया है, और ये आवेश इसकी पूरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इसको Q आवेश दिया गया है। गोलीय कोश के कारण से खोल के अंदर, यानी कि हम जानना चाहते हैं कि खोल के अंदर स्थित बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु B पर तीव्रता का मान क्या होगा, और पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु C पर तीव्रता के मान क्या होंगे, ये अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक नंबर बात कर लेते हैं कि बंद पृष्ठ के अंदर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान क्या होगा। माना कि खोल के केंद्र से x दूरी पर स्थित एक बिंदु A है। हमने मान लिया कि ये गोलीय कोश का केंद्र है और यहाँ से x दूरी पर एक हमारा बिंदु A है, और इस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु O को केंद्र मानकर x त्रिज्या का हम एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, गॉस की सतह बना लेते हैं ताकि गॉस के नियम का उपयोग कर सकें। तो एक हमने अंदर गोलीय कोश के अंदर एक गोलीय सतह की कल्पना की जिसकी त्रिज्या x है। ये गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या x है। तो गॉस का प्रमेय कहता है कि हम जानते हैं कि फ्लक्स का मान क्या होगा, फ्लक्स का मान होगा आवेश बटे एप्सिलॉन 0, किंतु बंद पृष्ठ के अंदर पृष्ठ में स्थित आवेश का मान 0 है। अब देखिए कि इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है क्या? सारा आवेश इस पृष्ठ के बाहर है। तो इसके अंदर चूंकि कोई आवेश नहीं है तो इसलिए यहां पर Q का मान क्या हो गया? 0, यानी कि स्मॉल q का मान 0, अतः फाई का मान भी 0, अर्थात फ्लक्स का मान हो गया 0। अब यदि हमें इससे संबंधित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम यहां लिख देंगे कि फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर E डॉट ds, या इसको लिख सकते हैं E गुणित 4 पाई x स्क्वायर बराबर फाई, और फाई का मान क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E इंटू 4 पाई x स्क्वायर बराबर 0। ये A बिंदु से संबंधित है तो A लगा देते हैं यहाँ पर। तो EA इंटू 4 पाई x स्क्वायर बराबर फाई, और EA इंटू 4 पाई x स्क्वायर बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? EA बराबर 0, क्योंकि x 0 नहीं है, 4 पाई 0 नहीं है, तो EA का मान 0 होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि किसी भी कोश के अंदर या खोल के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान 0 होते हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है।
अब दूसरी स्थिति में ज्ञात कर लेते हैं कि बंद पृष्ठ की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी। माने कि ये बी बिंदु है और इस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो माना कि खोल के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु B है जहां तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हम एक कल्पना करते हैं कि इस पृष्ठ के ऊपर बिल्कुल एक लगा हुआ पृष्ठ और है, ये रोटेट पृष्ठ, ये गॉसियन सरफेस है। हम पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं बना पाएंगे हाथ से, पर एक काल्पनिक आपको सिर्फ सांकेतिक दिखाने के लिए कि इस पृष्ठ को कवर करता हुआ एक हमने गॉसियन सरफेस बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। तो गॉस के नियम से कह सकते हैं कि फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। कारण यह है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित है। ये जो आवेश है वो कहाँ स्थित है, इस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है। ये Q आवेश इस पृष्ठ के अंदर स्थित हो गया। तो उस स्थिति में हमारा गॉस का नियम लग जाएगा और हम कह देंगे कि फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 1 हो गई हमारी। अब फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आप कह सकते हैं कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स जो होगा वो, चूंकि विद्युत क्षेत्र EB है तो EB गुणित ds cos 0 होगा, कोण 0 होगा। यहां पर अगर हम कोई भी एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लें ds, तो ds और E दोनों की दिशाएं समान होगी, ये E और ये ds, तो cos 0 हो गया। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB है तो EB और ds के बीच कोण 0 हो गया। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होगा क्योंकि दूरी समान है। तो फाई बराबर हो गया हमारा, EB बाहर ले लें और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ds का मान हो जाएगा 4 पाई r², गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से। E इंटू 4 पाई r वर्ग बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, या E बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r वर्ग, नीचे ले लिया हमने। तो ये किसी भी गोलीय पृष्ठ पर या खोल के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r वर्ग। ये बिंदु B से संबंधित है इसलिए इसमें सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं B, EB प्रकट करेगा कि ये B बिंदु से संबंधित है। अब तीसरी स्थिति पर बात कर लेते हैं कि अगर बिंदु पृष्ठ के बाहर स्थित हो, यानी कि जैसे देखिए आप यहाँ पर इस चित्र में नजर आ रहा है कि बिंदु C जो है वो पृष्ठ के बाहर स्थित है। तो माना कि गोलीय खोल के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, इस केंद्र से बिंदु C की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, पर एक बिंदु C स्थित है जहां पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या की एक गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं। गॉस का नियम जब भी लगाना हो तो हमें बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है, गॉस की सतह की आवश्यकता होती है। तो माना कि स्मॉल r त्रिज्या की ये वाली सतह हमारी गॉस की सतह है। तो गॉस की सतह के अंदर आवेश Q स्थित है, इसको पृष्ठ को हमने आवेशित कर रखा है। तो Q आवेश इस गॉस की सतह के अंदर उपस्थित हो गया। तो गॉस के नियम से क्या कहेंगे, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 दे दें। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर हो जाएगा EC ds cos 0। अब देखिए यहां पर इसी बिंदु से संबंधित एक हम सूक्ष्म क्षेत्रफल ds ले लेते हैं। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र EC बाहर की ओर होगा और ds और EC के मध्य कोण जो है वो 0 डिग्री होगा। तो फाई बराबर EC का मान समान होगा पूरी पृष्ठ पर और ds का समाकलन हो जाएगा 4 पाई r² और cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लें तो क्या आ जाएगा, EC इंटू 4 पाई r वर्ग बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, या EC बराबर हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r वर्ग। ये पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया।
हाँ, एक अतिरिक्त बात कर लेते हैं, चूंकि हमने तीनों स्थितियां देख ली हैं कि तीनों स्थितियों के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो माने कि ये दूरी है केंद्र से, इसको स्मॉल r से प्रकट कर दें और ये विद्युत क्षेत्र को प्रकट कर रहा है। तो सबसे पहले कि जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा है, ध्यान दीजिएगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। यानी कि यहां तक की दूरी अगर ये त्रिज्या को प्रकट करता है तो उस स्थिति के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। अब जब r दूरी पर बात करेंगे या पृष्ठ पर बात करेंगे, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकाल चुके हैं और वो 1/4πε0 Q/r वर्ग के बराबर है। तो माना कि वो मान यहाँ आता है समथिंग, तो ये मान यहाँ आया। तो सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये है, सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, और फिर सतह के बाहर जैसे जैसे जाएंगे तो r का मान बढ़ता जाएगा तो E का मान घटता जाएगा। तो ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यदि E और केंद्र से दूरी के मध्य ग्राफ बनाया जाए तो हमें ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है कि त्रिज्या तक आते आते अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, फिर सतह पर अधिकतम है, उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा।